अब हम पढ़ने वाले हैं डायलिसिस के बारे में। जो हीमोडायलिसिस होता है, ये एक वन ऑफ द मेन मॉडलिटीज़ है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, जो कि हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पेशेंट्स में प्रोवाइड करते हैं। ये करता क्या है कि जो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है या एक्सेस फ्लूइड है या टॉक्सिन्स है, उसको मशीन के द्वारा ब्लड से रिमूव करता है। ये तब यूज़ करते हैं जब किडनी जो रहता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है ये सब फंक्शन। तो हम बात करें इसको, वन ऑफ द प्रिंसिपल मोडालिटीज़ क्यों मानते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का? तो जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, अगर हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है बात करें, तो ये जो रहता है इसमें जितने भी लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को टू रिप्लेस द नॉर्मल ब्लड फिल्टरिंग फंक्शन ऑफ द किडनी इन पेशेंट्स विद किडनी फेलियर, उन सबको हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, एक डायलिसिस हम कराते हैं, एक रीनल और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस की बात करें, तो अगर हम बात करें तो जो डायलिसिस होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। और हीमोडायलिसिस जो रहता है बेस्ड ऑन फंक्शन 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है हीमोफिल्ट्रेशन, दूसरा होता है हीमोडायाफिल्ट्रेशन और तीसरा होता है कंटीन्यूअस रिप्लेसमेंट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो जो हीमोफिल्ट्रेशन होता है, इसमें बेसिकली जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, ये कन्वेक्शन के बेसिस पे होता है, तो इसको बोलते हैं हीमोफिल्ट्रेशन। अगर हीमोडायाफिल्ट्रेशन की बात करें, तो इसमें कन्वेक्शन के साथ आपका डिफ्यूज़न भी होता है, तो उसको हीमोडायाफिल्ट्रेशन बोलते हैं। और कंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होता है, ये आईसीयू पेशेंट्स में करते हैं और ये बेसिकली हम लोग जो रहता है 24 आवर कंटीन्यूअस करते हैं और इसमें बेसिकली सीवीवीएच होता है, जिसको बोलते हैं कंटीन्यूअस वीनो वीनस फिल्ट्रेशन, और दूसरा होता है सीवीवीएचडीएफ, जिसको बोलते हैं कंटीन्यूअस वीनो वीनस हीमोडायफिल्ट्रेशन। तो एक होता है कंटीन्यूअस वीनो वीनस हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है कंटीन्यूअस वीनो वीनस हीमोडायफिल्ट्रेशन। तो एक वर्ड होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है हीमोफिल्ट्रेशन। जब हम हीमोडायलिसिस की बात कर रहे हैं, जब स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस की बात कर रहे हैं, जो पहले होता था, तो उसमें बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो टेक्नीक यूज़ होती है, वो होती है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न यूज़ होती है। अब जो है इन सब चीज़ों में चेंज आ गया है, अब नई-नई मशीनें यूज़ होती हैं और उसमें हम लोग हीमोफिल्ट्रेशन या हीमोडायफिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। हीमोफिल्ट्रेशन में हम कन्वेक्शन मेथड यूज़ करते हैं, हीमोडायफिल्ट्रेशन में डिफ्यूज़न मेथड यूज़ करते हैं। तो ये मेथड समझने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल होते हैं बॉडी में, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट और एक होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर लो मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो हमारी बॉडी में होता है यूरिया और क्रिएटिनिन, और हाई मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन और फास्फोरस। तो ये 2 हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। अब जो पहले मशीनें यूज़ होती थी, उसमें जो स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस होता था, उसमें बेसिकली डिफ्यूज़न मेथड यूज़ होता था। तो उसमें हम लोग जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता था, यूरिया और क्रिएटिनिन, उसी को रिमूव कर पाते थे डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न के थ्रू जो रहता था स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस में, सिर्फ़ ये करते थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये यूजुअली हम लोग फिर जो मेम्ब्रेन रहता था, उसका मेम्ब्रेन का साइज़ बढ़ाया ताकि हम लोग बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन या बड़े पार्टिकल हैं, उनको भी कर सकें, तो उसको बोला जाने लगा हाई फ्लक्स डायल डायलाइज़र मेम्ब्रेन। तो हाई फ्लक्स जो डायलाइज़र मेम्ब्रेन होता है, उसको फिर यूज़ किया जाने लगा ताकि बड़े पार्टिकल निकल सकें स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस में। फिर फाइनली इसको रिप्लेस कर दिया गया हीमोडाया फ़िल्ट्रेशन में, और हीमोडाया फ़िल्ट्रेशन में भी अब जो हम यूज़ करते हैं, वो हाई वॉल्यूम हीमोडाया फ़िल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। हाई वॉल्यूम हीमोडाया फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि फ्लूइड बहुत तेज़ी से बॉडी से, जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बहुत तेज़ी से मूव करता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो तेज़ी से रिमूव होते हैं और वो पीछे से जो रहता है, हम टिश्यू को पूरा का पूरा फ्लूइड रिप्लेस करते रहते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो पुराना जो डायलिसिस मशीन होता था, स्टैंडर्ड डिफ्यूज़न या हाई फ्लक्स डायलाइज़र मेम्ब्रेन जिसमें यूज़ करते थे, उस समय पेशेंट को हाइपोटेंशन के एपिसोड बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि उसमें जो फ्लूइड लॉस होता था, उसको रिप्लेस हम लोग उतनी स्पीड से नहीं कर पाते थे। फिर जो हाई वॉल्यूम वाले जो आए, इसमें हम लोग
जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन और फास्फोरस, इनको भी रिमूव कर सकते थे। प्लस जो एडवांस जो प्रोडक्ट होते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट्स, उनको भी हम लोग हीमोडायफिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। और बॉडी जो रहती है, टॉक्सिन से फ्री रहती है ज़्यादा। तो पहले हमने क्या किया, पहले जो हमारा तरीका था वो स्टैंडर्ड डिफ्यूज़न बेसिस पे डायलिसिस करते थे। फिर उस जो मेम्ब्रेन था उसका डायमीटर बढ़ाया तो उसको बोलते थे हाई फ्लक्स डायलाइज़र मेम्ब्रेन। उससे थोड़े और कंपाउंड निकलते थे। इनिशियली जो था यूरिया क्रिएटिनिन को जो लो मॉलिक्यूलर होते थे वो नहीं निकाल पाते थे। फिर अब इसमें हीमोडायफिल्ट्रेशन आ गया। हीमोडायफिल्ट्रेशन में हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड है जैसे बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन और फास्फोरस, और साथ-साथ में जो टॉक्सिन्स एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन के एंड प्रोडक्ट्स थे उनको भी रिमूव कर सकते थे। तो ये हाई वॉल्यूम हीमोडायफिल्ट्रेशन आ गया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि जो पेशेंट्स थे, उनमें इन्फ्लेमेशन कम होता था, क्योंकि इससे जो इंसुलिन सेंसिटिविटी था, हमने ये देखा कि जो हाई हीमोडायफिल्ट्रेशन था, कन्विंस स्टडी हुई थी, उसमें ये पता चला कि जो पेशेंट्स हैं, उनमें सीआरपी और इंटरल्यूकिन-6 ये चीज़ें कम हो जा रही हैं, तो इसकी वजह से होता क्या था, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी जो रहती थी, बढ़ जाती थी और पेशेंट को डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब फ़ायदा होता था हाई वॉल्यूम हीमोडायफिल्ट्रेशन की। हाई वॉल्यूम होने की वजह से जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती थी, वो मेंटेन रहती थी। तो अब बात करें प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस। तो जो मेन 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न, दूसरा होता है कन्वेक्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कन्वेक्शन का ही पार्ट होता है। तो डिफ्यूज़न में क्या होता है, जो सॉल्यूट रहता है, वो मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा सॉल्यूट। फिर हम बात करें अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया तो जो ज़बरदस्ती अगर हम करेंगे तो जब वाटर मूव करता है मेम्ब्रेन के अलोंग, तो इसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रेशर की मदद से। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर ग्रेडिएंट की मदद से अगर हम जब सॉल्वेंट को जब मूव करते हैं, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को जब मूव करते हैं तो इसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब इस वाटर के साथ-साथ जो आप सॉल्यूट भी चला जाता है, जो टॉक्सिन्स हैं वो भी साथ में फ़िल्टर हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ये बेसिकली किस वजह से आता है, सॉल्वेंट ड्रैग की वजह से। तो हम जब प्रेशर लगाते हैं तो जो वाटर रहता है मेम्ब्रेन के अलोंग मूव करता है। जब वाटर मूव करता है तो इसको बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और जब वाटर मूव करता है तो अपने साथ-साथ वो टॉक्सिन्स को भी ले जाता है, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। तो जो मॉडर्न डायलाइज़र मशीन है, वो डिफ्यूज़न और कन्वेक्शन दोनों पे बेस्ड होती है। अब बात करें डायलिसिस के कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं, तो डायलिसिस के जो कंपोनेंट की बात करें, तो हम देख सकते हैं ये एक पेशेंट है। ये पेशेंट में जब हम डायलिसिस करते हैं, तो इस पेशेंट का ये वीनस एक्सेस है, वीनस एक्सेस बना होना चाहिए। ये वीनस एक्सेस के लिए हम लोग आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनाते हैं या ग्राफ्ट की मदद से बना सकते हैं। अब पेशेंट का जो ये गंदा ब्लड है टॉक्सिन से रिलेटेड, वो आर्टरी के थ्रू मशीन में पंप करेगा। जो ये पूरा सिस्टम है, ये मशीन के अंदर रहता है। तो मशीन में ये ब्लड जाएगा, फिर वो डायलाइज़र जो रहता है वो आर्टिफ़िशियल किडनी की तरह काम करता है। इस डायलाइज़र में जाएगा और वो पूरा का पूरा ब्लड साफ़ होकर के टॉक्सिन्स फ्री होकर के वापस पेशेंट में चला जाता है। अब ये जो ब्लड है क्लीन कैसे होता है? क्लीन होने के लिए पेशेंट को जो रहता है डायलाइज़ेट फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, जिसको डायलाइसेट बोलते हैं। डायलाइसेट जो रहता है तो मशीन के अंदर एंटर करता है और फिर मशीन से वापस जो यूज़ होने के बाद वापस आ जाता है, जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर आर्टरी का प्रेशर मॉनिटर करने के लिए प्रेशर मॉनिटर होता है, और वीनस का प्रेशर मॉनिटर करने के लिए वीनस प्रेशर मॉनिटर रहता है। और एयर ना ट्रैप हो इसलिए वहाँ पे एयर डिटेक्टर लगे रहते हैं। तो हम देख सकते हैं ये हेपारिन भी बीच-बीच में फ्लश करने के लिए बना रहता है। हम देख सकते हैं मशीन है, मशीन में यहाँ पेशेंट से ब्लड आया और ये मशीन के अंदर जाता है। फिर मशीन में जो रहता है डायलाइज़र से ये फ़िल्टर होता है। ये फ़िल्टर होके वापस और पेशेंट को ये ब्लड चला जाता है। फिर ये 2 डब्बे रहते हैं। पहले डब्बे से ये पूरा डायलाइज़ेट जो रहता है मशीन को जाता है, फिर वापस यूज़ होने के बाद आ जाता है। फिर अदर जो कंपोनेंट रहते हैं वो 3 जो मेन चीज़ें हैं, वो एक रहता है हेपारिन, दूसरा रहता है बाइकार्बोनेट, तीसरा है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई जो ब्लड लॉस हुआ है, फ़िल्टर होने के बाद मशीन से बॉडी के अंदर पंप होता रहता है, और दूसरा बाइकार्ब ऐड करते हैं और हेपारिन ब्लड कोआगुलेट ना हो इसलिए करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है मशीन के अंदर होती हैं। तो क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला कंपोनेंट हो गया आर्टिफिशियल किडनी, जो कि डायलाइज़र मशीन होती है, वो क्या होती है?
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसके अलोंग एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं डायलाइज़र। जो फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं डायलाइज़ेट। और जो मशीन रहती है, वो उसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। तो जो डायलिसिस मशीन होती है, वो ब्लड और फ्लूइड जो डायलाइसेट होता है, उसको पंप करती है और प्रेशर को रेगुलेट करती है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होता है वस्कुलर एक्सिस, जिससे कि एंट्री पॉइंट होता है और एग्जिट पॉइंट होता है। तो अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस का गोल क्या होता है। गोल बेसिकली हमारा गोल ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का बैलेंस बना के रखना चाहिए। वो फ्लूइड का बैलेंस बनाना है और साथ-साथ में हमें जितने भी टॉक्सिन्स होंगे बॉडी में, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन या बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, उनको रिमूव करना है। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्यों रिमूव करना होता है? क्योंकि वो डिपॉज़िट हो जाते हैं और बीटा 2 एमाइलोइडोसिस कराते हैं, जॉइंट में डिपॉज़िट हो जाते हैं, जॉइंट पेन कराते हैं। तो इसलिए पहले जो मशीनें होती थी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन हटा नहीं पाती थी, जिसकी वजह से एमाइलोइडोसिस होता था और ये प्रॉब्लम रहती थी। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है एसिड बेस होमियोस्टैसिस। हमने देखा था बाइकार्बोनेट भी है उसमें। तो एसिड बेस होमियोस्टैसिस मेंटेन करना है। और चौथा, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज का कॉम्प्लिकेशन होता है, हाइपरकैलेमिया, एसिडोसिस या फ्लूइड ओवरलोड, उसको प्रिवेंट करना। तो अब डायलिसिस का इंडिकेशन क्या होता है? तो सबसे पहले बात करें डायलिसिस का, जो 3 मेन ऑर्गन हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहला ब्रेन। ब्रेन में अगर यूरिया इकट्ठा हो जाए, दैट इज़ यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी होता है, तो हमें डायलिसिस करना होता है। दूसरा होता है हार्ट। हार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन होने लगे, पेरिकार्डाइटिस होने लगे, तो हमें करना होता है। तीसरा होता है लंग। ये जीने के लिए 3 ऑर्गन बहुत ज़रूरी है और इन तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आए, लंग में जैसे पल्मोनरी एडिमा, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस या ब्रेन में एन्सेफेलोपैथी हो रहा है, तो दैट बिकम्स एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर इनिशिएटिंग हीमोडायलिसिस। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो अगर पोटेशियम लेवल बढ़ रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है एंड दैट इज़ रिफ्रैक्टरी, मोर देन 6.5 हो गया है, तो हमें डायलिसिस इनिशिएट करना चाहिए। पेशेंट जो है सीवियर एसिडोसिस में है, तो हमें डायलिसिस करना चाहिए। फिर उसका जो रीनल फंक्शन जो जीएफआर है, लेस देन 10 एमएल पर मिनट पर 1.73 मीटर पर स्क्वायर, मतलब लेस देन 10 हो गया है, तो ऐसे केसेस में हमें डायलिसिस करना चाहिए।